हेलो फ्रेंड्स, प्ले विथ ग्राफ के प्लेलिस्ट का ये लेक्चर नंबर 3 है। इसमें हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ स्लोप एंड एरिया इन लीनियर मोशन ग्राफ। जो लीनियर मोशन के ग्राफ बनते हैं उनमें स्लोप और एरिया का क्या इम्पोर्टेंस होता है। देखो, मैं समझ सकता हूँ कि जब तक नीट और जेई के स्टूडेंट अपने प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व ना कर लें, ग्राफ के बेस क्वेश्चन, तब तक उनको मज़ा नहीं आएगी। लेकिन मैं केवल ये नहीं चाहता हूँ कि आप केवल आए हुए क्वेश्चन को ही सॉल्व करें। मैं ये चाहता हूँ कि अगर कोई नया क्वेश्चन आ गया तो आप उसको सॉल्व कर लें, या किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, आपका माइंड इस तरीके से काम करे। नई अप्रोच आपको जाननी चाहिए। प्रीवियस ईयर तो आप सॉल्व कर लेंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। इसीलिए मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट किया हूँ। तो आज लेक्चर नंबर 3 है। थोड़ा सा इसका लेवल सही है, जो नीट के लिए उपयोगी है। तो अब स्लोप और एरिया का क्या इंपॉर्टेंस है लीनियर मोशन ग्राफ में, उसको आज हम जानेंगे। ठीक है। स्लोप शब्द जो है वो आप लोगों के लिए या नए एस्पायरेंट्स के लिए वो नया है। एरिया को सभी जानते हैं, कैसे निकालते हैं, क्या होता है। तो स्लोप के बारे में मैं बाद में बताऊंगा। अभी बस केवल इतना जानेंगे कि स्लोप का क्या महत्व है, क्यों जानना जरूरी है स्लोप के बारे में, इतना जानेंगे। ठीक है। तो यहाँ देखेंगे कि अगर ग्राफ सीरियल नंबर है, ग्राफ है, स्लोप है, एरिया है। ठीक। तो अगर डिस्टेंस टाइम के बीच ग्राफ ड्रॉ कर दिया गया हो, अगर कोई ग्राफ डिस्टेंस टाइम के बीच ड्रॉ कर दिया गया हो और पूछा हो कि इस पॉइंट पर डिस्टेंस बताओ, इस पॉइंट पर टाइम बताओ, तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं, क्योंकि dt के बीच dt ग्राफ ड्रॉ किया गया है और d और t के बीच में पूछ भी रहा है। लेकिन अगर उसी ग्राफ में स्पीड के बारे में पूछ दिया, तीसरी क्वांटिटी आ गई स्पीड। देखो ये है, ऐसे d और t का ग्राफ कोई ऐसे ड्रॉ किया है। ठीक। तो d और t के बारे में पूछा तो हम डायरेक्ट बता देंगे, लेकिन बोला है कि स्पीड बताओ a पॉइंट पर या b पॉइंट पर, तो स्पीड अगर पूछ दिया तो ये तीसरी क्वांटिटी आ गई, जो ना तो इस एक्सिस पे है ना तो इस एक्सिस पे है। तो तीसरी क्वांटिटी निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा? स्लोप। अगर आपने dt ग्राफ का स्लोप पता कर लिया, इसका मतलब आपको स्पीड की वैल्यू पता चल जाएगी। डिस्टेंस टाइम ग्राफ से स्पीड पता करना हो तो ग्राफ का स्लोप पता करिए। स्लोप पता करते ही आपको स्पीड की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है। और स्पीड की जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? डेल्टा डी बाई डेल्टा टी। ठीक। डेल्टा मतलब क्या होता है? डेल्टा का मतलब होता है चेंज इन। ठीक। अब डेल्टा के बाद जो लिखा रहता है उसको कैसे पढ़ेंगे? जैसे ये लिख दिया डेल्टा वी, तो डेल्टा का मतलब क्या हो गया? चेंज इन। वी का मतलब वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। अगर कहीं ऐसे लिख दिया डेल्टा पी, तो डेल्टा का मतलब हो गया चेंज इन, पी का मतलब हो गया प्रेशर, चेंज इन प्रेशर। ठीक। तो डेल्टा का मतलब होता है चेंज इन, मतलब अंतर, डिफरेंस। ठीक। अब जो क्वांटिटी लिखते हैं बाद में उसको लास्ट में लिख देते हैं, वेलोसिटी, प्रेशर। लेकिन इसका मैथमेटिकल फार्मूला क्या होता है? डेल्टा वी मतलब फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। अगर कहीं पे डेल्टा आ गया तो उसको कैसे हम एक्सप्रेस करेंगे? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए डेल्टा आया है कहाँ पे? ये स्पीड बराबर डेल्टा डी बाय डेल्टा टी। तो डेल्टा डी का क्या मतलब हो गया? डेल्टा डी का क्या मतलब हो गया कि फाइनल डी माइनस इनिशियल डी अपॉन डेल्टा टी का मतलब क्या हो गया? अपॉन में फाइनल
टाइम माइनस इनिशियल टाइम, इनिशियल टाइम। ठीक है, इसको वर्ड में हमने लिख दिया, लेकिन इसको मैथमेटिकल कैसे लिखेंगे? डेल्टा टी बाय डेल्टा डी बाय डेल्टा टी को फाइनल डी मतलब D2 माइनस इनिशियल डी मतलब D1 अपॉन T2 माइनस T1। इसको एक तरीके से और लिखते हैं, डी एट टाइम T2 माइनस डी एट टाइम T1 अपॉन T2 माइनस T1। डिस्टेंस क्या होगी T2 समय पर, माइनस डिस्टेंस क्या होगी T1 समय पे, उनका जो डिफरेंस है वो लिखेंगे अपॉन T2 माइनस T1। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है किसका? डेल्टा डी बाय डेल्टा टी का। तो D2 माइनस D1, T2 माइनस T1 ऐसे करके हम निकालेंगे। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का अगर स्पीड पता करना तो स्लोप निकाल लो। ठीक, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ का आपने गलती से भी एरिया निकाल दिया, एरिया क्योंकि हमको फाइंड करना आता है आसानी से, तो बस एरिया निकाल देते हैं। लेकिन अगर एरिया निकाल दिया DT ग्राफ का तो आपको क्या मिलेगा? मीनिंगलेस, उसका कोई मतलब नहीं होगा, वो कोई वैल्यू नहीं देगा किसी भी चीज़ की। लेकिन अगर आपने स्लोप निकाल दिया तो आपको स्पीड की वैल्यू दे देगा। ठीक, अब आते हैं सेकेंड पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को ST ग्राफ या XT ग्राफ बोलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा? वेलोसिटी देगा। ठीक, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे दिया हो कि बोल दे एक ऐसा डिस्प्लेसमेंट है और इधर टाइम है, कुछ ग्राफ ऐसे बना के दे दिया हो, ऐसे ऐसे, ठीक, बोल दे कि वेलोसिटी बताओ, तो वेलोसिटी ना तो इस एक्सिस पे है ना तो इस एक्सिस पे है, नहीं थर्ड क्वांटिटी इसमें इंटर कर गई है। थर्ड क्वांटिटी जब इंटर कर जाती तो स्लोप या एरिया का मैटर करने लगता है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हम वेलोसिटी कैसे पता करेंगे? स्लोप निकाल के। किसका स्लोप? ग्राफ का स्लोप। ये ग्राफ है, इसका स्लोप हम निकालेंगे। जिस पॉइंट पे वेलोसिटी पूछेगा उसी पॉइंट पे हम स्लोप निकालेंगे, तो उस पॉइंट की वेलोसिटी निकल जाएगी। ठीक, तो आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा कि जो स्लोप है वो कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। स्लोप को जानना, स्लोप को पढ़ना कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, तभी हम ग्राफिकल क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे। लेकिन अब एक चीज़ और देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर दिया है उसका आपने एरिया निकाल दिया, वो मीनिंगलेस होगा। मीनिंगलेस मतलब उसका भी कोई मतलब नहीं होगा कि आप एरिया निकाल के कुछ और वैल्यू पता कर लेंगे, नहीं, कुछ भी वैल्यू वो नहीं देगा। आपकी वैल्यू आएगी कि एरिया 5 है, लेकिन वो एरिया 5 क्या देगा? कुछ नहीं देगा। लेकिन अगर आपका स्लोप आ गया 2, 3.1, तो वो जितना स्लोप आ गया वही हमारी वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, तो अब तीसरा ग्राफ क्या है? स्पीड टाइम। कि अगर स्पीड टाइम के बीच में ग्राफ दे दिया गया हो और हम उसका स्लोप निकाल लें, स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप निकाल लें, तो हमको क्या मिलेगा? कुछ नहीं, मीनिंगलेस। स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप कुछ नहीं देगा, स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया जो है डिस्टेंस देगा। जैसे अगर हमको स्पीड टाइम ग्राफ ऐसे दे दिया है, कैसे? ऐसे या ऐसे, ये ग्राफ गलत है, लेकिन फिर भी अगर मान लेते हैं ये हमारा स्पीड टाइम ग्राफ दे दिया गया, ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर है स्पीड टाइम। तो स्पीड टाइम का ग्राफ दे दिया गया और पूछ दिया गया है कि चलिए डिस्टेंस बताइए, तो हम क्या करेंगे? पूरा एरिया निकालेंगे। एरिया क्या होगा इसका? ये स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड का स्क्वायर, तो 2 गुणे 2 यानी कि 4। ठीक, अब अगर इसी ग्राफ का अगर आप स्लोप निकाल लेते हैं तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। आपको एक वैल्यू मिलेगी, वो वैल्यू से हम कुछ भी पता नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा है स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप मीनिंगलेस है, कुछ नहीं देगा। स्पीड टाइम ग्राफ एरिया क्या देगा? डिस्टेंस देगा। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, वेलोसिटी टाइम VT, उसको हम क्या बोलते हैं? VT। VT ग्राफ का स्लोप क्या देगा? VT ग्राफ का स्लोप, ये है स्लोप, VT ग्राफ का स्लोप। स्लोप क्या देगा? एक्सीलरेशन। VT ग्राफ का स्लोप क्या देगा? एक्सीलरेशन।
अगर आपने वीटी ग्राफ का स्लोप पता कर लिया तो वो उस पॉइंट पे कितना त्वरण लग रहा है उसके बारे में बता देगा। और अगर आपने गलती से वीटी ग्राफ का एरिया फाइंड कर लिया, तो आप किसकी वैल्यू बता देंगे, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। तो यहाँ पे दिक्कत होती है। जैसे आपको वीटी ग्राफ दे दिया और आपको उसने पूछ लिया एक्सेलरेशन पूछा है तो स्लोप निकालना पड़ेगा ना, एक्सेलरेशन पूछा है तो स्लोप निकालना पड़ेगा। लेकिन आपने गलती से एरिया निकाल दिया, तो एरिया निकालने पे भी एक वैल्यू मिलेगी, जो वैल्यू क्या कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट। तो ऑप्शन में डिस्प्लेसमेंट वाली वैल्यू भी दी जाएगी कि क्योंकि दो ही चीज़ है, या तो एरिया निकालोगे या तो स्लोप निकालोगे। और आप दोनों निकाल लेंगे। अगर जिसको डाउट रहेगा, जिसको क्लियर नहीं रहेगा कि क्या करना है एक्चुअल में, तो वो स्लोप की जगह एरिया निकाल दिया तो भी एक वैल्यू मिल गई और उस ऑप्शन में भी वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वाली वैल्यू वहाँ पे वो देंगे एग्जामिनर लोग। तो आपको ये क्लियर रखना है कि वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देगा और एरिया क्या देगा। वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देगा और उसका एरिया निकाल दिए तो डिस्प्लेसमेंट देगा। यही एक ऐसा ग्राफ है जिसका अगर आपने गलती से कुछ निकाल लिया तब भी कुछ न कुछ वैल्यू आपको मिलेगी और उसका मतलब भी होगा। जैसे एरिया निकाल दिया तो डिस्प्लेसमेंट, स्लोप निकाला तो एक्सेलरेशन। पीछे वाले ग्राफ में क्या था कि स्लोप निकाला तो कुछ नहीं, एरिया निकाला तो डिस्टेंस, स्लोप निकाला तो वेलोसिटी, एरिया निकाला तो कुछ नहीं। लेकिन वीटी ग्राफ एक ऐसा ग्राफ है जिसमें स्लोप और एरिया दोनों कुछ न कुछ वैल्यू देते हैं। ठीक, अब आते हैं एटी ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एटी ग्राफ बोलते हैं। जो पहले लिखा रहता है उसको हम वाई एक्सिस पे लिखते हैं। यहाँ पे जो जो पहले लिखे हैं, डी टी ग्राफ मतलब डी वाई एक्सिस पे रहेगा, यस में एस वाई एक्सिस पे रहेगा, वी में वी वाई एक्सिस पे रहेगा, इस तरीके से। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का अगर आपने गलती से एरिया निकाल दिया तो वेलोसिटी पता चल जाएगी, और अगर स्लोप निकाल दिया गलती से तो वो कुछ भी वैल्यू नहीं देगा, वो मीनिंगलेस है, उसका कोई वैल्यू नहीं होगी, कोई फ़ायदा नहीं होगा निकाल के। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ये देखने को मिल रहा है कि स्लोप की इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है हमारे लीनियर मोशन ग्राफ में। लीनियर मोशन ग्राफ में स्लोप की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो अब बात आती है कि क्या लीनियर मोशन ग्राफ में ही स्लोप और एरिया का इम्पोर्टेंस है? क्या स्लोप और एरिया का यूज जो है वो लीनियर मोशन ग्राफ में ही पड़ेगी? तो ये बात गलत है, ऐसा नहीं है। किस किस तरीके के ग्राफ में स्लोप और एरिया का ज़रूरत पड़ती है? जहाँ पे हमारा कोई भी फार्मूला किस फॉर्म में होता है, ऐसे, कैसे, जैसे एक फार्मूला आप पढ़े होंगे F इक्वल टू डी पी बाई डी टी, जहाँ पे ऐसे डिफरेंशियल टाइप इक्वेशन रहे, डी पी बाई डी टी। एक जगह आप और पढ़े होंगे W बराबर एफ डी एक्स। ऐसी जहाँ पे इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन टाइप इक्वेशन बने वहाँ पे स्लोप और एरिया पार्टिसिपेट करेंगे, वहाँ पे स्लोप और एरिया का महत्व होगा, वहाँ पे ग्राफ भी बनेंगे। जैसे जहाँ पे भी ऐसा बनता है, जैसे अभी ये जो जितने इक्वेशन है देखो, एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, डी वी बाई डी टी, वी बराबर क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी। तो इस तरीके के इक्वेशन बनते हैं, तभी इन पे ग्राफ भी बनता है, तभी इनके स्लोप और एरिया का इम्पोर्टेंस भी है। तो जहाँ जहाँ पे आपको इस तरीके की इक्वेशन बनेंगी, देखो फिजिक्स में हर जगह इस तरीके के लगभग इक्वेशन बन जाती हैं, ठीक है, वहाँ पे ग्राफ के क्वेश्चन बनेंगे और वहाँ पे स्लोप और एरिया का इम्पोर्टेंस होगा। स्लोप ऐसे ही निकालना जैसे यहाँ पे हम लोग अभी निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो जहाँ पे भी आपको ऐसा कहीं इक्वेशन दिख जाए, कैसा, डी समथिंग अपॉन डी समथिंग, मतलब डी पहले आ गया, इसका मतलब डिफरेंशिएशन, तो आपको ऐसा ग्राफ, मतलब ग्राफ और स्लोप बनाना पड़ेगा, तो वहाँ पे स्लोप का इम्पोर्टेंस भी होगा, ठीक है। और अगर ऐसी इक्वेशन बन जाती है तो हमारा ये जो है डी डिफरेंशिएशन को बताता है, ठीक है। ये पी क्या बताता है, कोई क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, ये हमारी वाई एक्सिस पे जाती है, ठीक। और ये जो टी है वो एक्स एक्सिस पे जाती है। कहीं भी जो अंश है ये हर है, अंश में पी है तो अंश वाला वाई एक्सिस पे जाएगा, हर वाला एक्स एक्सिस पे जाएगा। जैसे अभी एक्सेलरेशन बराबर क्या है,
dv/dt, तो v कहाँ जाएगा, अंश है ना, तो अंश जाएगा किस पे, y एक्सिस पे, और ये हर में है, हर कहाँ जाएगा, x एक्सिस पे। ये v बराबर dx/dt है, तो ये जाएगा y एक्सिस पे, ये जाएगा x एक्सिस पे। तो कहीं भी ऐसा ग्राफ बनता हुआ दिखे तो, या ऐसी इक्वेशन बनती हुई दिखे, तो आप समझ जाइए कि वहाँ पे ग्राफ के क्वेश्चन आने के चांस हैं, और वहाँ पे स्लोप और एरिया का इम्पोर्टेंस है। इसको आपको याद रखना पड़ेगा। लेकिन मैं एक चीज़ और बताऊंगा इसको शॉर्ट तरीके से कि कैसे याद रखा जाता है। ये तो समझने के लिए हो गया। एक शॉर्ट तरीका है, वो क्या है कि आपको 3 तरीके के ग्राफ मिलेंगे, एक्स टी ग्राफ, वी टी ग्राफ, ए टी ग्राफ, लीनियर मोशन के केस में। ठीक, तो एक्स टी ग्राफ का अगर आपने क्या फाइंड कर लिया, स्लोप। एक्स टी ग्राफ का आपने क्या फाइंड कर लिया, स्लोप। ठीक, तो आपको क्या मिलेगा, v यानी वेलोसिटी या स्पीड। एक्स टी ग्राफ का स्लोप फाइंड कर लिया तो वेलोसिटी मिल जाएगी। और अगर वी टी ग्राफ का आपने क्या फाइंड कर लिया, स्लोप। वी टी ग्राफ का स्लोप अगर फाइंड कर लिया तो आपको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। ठीक, अगर आपने ए टी ग्राफ का स्लोप फाइंड कर लिया तो आपको क्या मिलेगा, कुछ नहीं, मीनिंगलेस है ये। ठीक, कुछ नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं बात को। तो ये भी एक तरीका है याद करने का। एक्स टी ग्राफ का स्लोप फाइंड कर लिया तो वी आपको पता चलेगा। समझ जाइए, अगर आपसे वी पूछा है तो एक्स टी ग्राफ का स्लोप फाइंड करिए। ठीक है, अब नीचे आते हैं। ये कैसे था हमारा, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट गए, लेफ्ट से राइट गए, तो हमको स्लोप वाला केस है। अब हम लोग क्या करेंगे, राइट साइड से लेफ्ट साइड आएंगे। ठीक, यहाँ से ए टी ग्राफ है ना, तो ए टी ग्राफ से अगर हम किधर आएंगे, लेफ्ट साइड, तो हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, ए टी ग्राफ से हमको वी मिल जाएगा। कब, जब हम क्या फाइंड करेंगे, एरिया। ठीक, इधर से इधर जाएंगे तो हमको स्लोप फाइंड करेंगे और हमको मिलेगा क्या, वी। देखो इधर से इधर गए, स्लोप फाइंड करो ए, और ए टी ग्राफ का अगर आपने क्या फाइंड कर लिया, एरिया, तो आपको क्या मिलेगा, वी। उसी तरह वी टी ग्राफ का अगर आपने एरिया फाइंड कर लिया, एरिया, तो आपको क्या मिलेगा, एक्स, यानी कि डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। ठीक, अब इस एक्स टी ग्राफ का आपने एरिया फाइंड कर लिया, एरिया, तो आपको क्या मिलेगा, कुछ नहीं, कुछ नहीं यानी मीनिंगलेस। जो इतने बड़े पूरे टेबल में है वो इसी एक लाइन में है। ये एक तरीका है याद करने का। एक्स टी ग्राफ, वी टी ग्राफ, ए टी ग्राफ तीनों लिखिए साथ में। एक्स टी ग्राफ का आगे बढ़ते जाइए, स्लोप निकालेंगे तो वी मिलेगा, फिर इसका स्लोप निकालेंगे तो आगे बढ़ जाइए, एक्सेलरेशन मिलेगा, फिर इसका स्लोप निकाल दीजिए तो आगे बढ़ेंगे तो कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं मिलेगा। अब एरिया आते हैं, ए टी ग्राफ है, ए टी ग्राफ है तो इसका आपने एरिया निकाला तो आगे आपको क्या मिल गया, वी, यानी कि ए टी ग्राफ का एरिया वेलोसिटी देगा। अब यहाँ से वी टी ग्राफ का हमने एरिया निकाला तो आगे बढ़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक्स, यानी कि डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। ठीक, उसी तरह एक्स टी ग्राफ से हम आगे बढ़ेंगे एरिया निकाल के तो देखेंगे कुछ नहीं मिल रहा है, इसका मतलब एक्स टी ग्राफ का एरिया कुछ भी वैल्यू नहीं देगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे समझ गए हैं कि पूरी कहानी किस पे डिपेंड है, स्लोप पे। अगर आपको स्लोप निकालना आता है तो और एरिया निकालना आता है तो आप पूरे ग्राफ को सॉल्व कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो अब हम थोड़ा मोड़ा किस पे बात करेंगे, स्लोप पे। तो एक चीज़ मैं आप बता दे रहा हूँ, स्लोप किस पे डिपेंड करता है, स्लोप डायरेक्टली डिपेंड करता है थीटा पे। थीटा मतलब क्या है, कोण। ठीक, तो स्लोप क्या है वो अभी देखेंगे बाद में, लेकिन स्लोप किस पे डिपेंड करता है, थीटा पे। इसलिए पहले हम थीटा निकालना सीखेंगे। अगर हमको थीटा निकालना आ गया तो स्लोप निकल गया समझ लो। इसलिए सबसे पहले हम क्या निकालना सीखेंगे, थीटा। थीटा के बारे में केवल इतना सीखेंगे कि कब एंगल 90 है, कब 90 से कम है, कब 90 से ज़्यादा है, कब जीरो एंगल है, कब इनफाइनाइट एंगल है, बस इतना ही। 45, 60, 30 के बारे में नहीं उतना देखेंगे, केवल किसके बारे में देखेंगे, 90 कब है, 90 से कम है कि 90 से ज़्यादा है, जीरो है, केवल इतना ही चीज़ के बारे में देखेंगे। तो
अब हम आते हैं नए पार्ट में, पैरेलल लाइन एंड जी, पैरेलल लाइन। ठीक, पैरेलल लाइन की हिंदी होती है समांतर रेखा। और पैरेलल लाइन है, दो लाइन पैरेलल हैं कि नहीं, उसके लिए दो लाइन की रिक्वायर्ड होती है। जैसे अगर मैं आपको पूछ दूं कि आप बताइए आप बड़े हैं कि छोटे हैं, तो मान लीजिए अगर आपने कह दिया कि मैं बड़ा हूं, तब तक हम क्या कर दिए, आपसे एक बड़ा लड़का ला के आपके सामने खड़ा कर दिए। तो हमने पूछा आप बड़े हैं इनसे, तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि आपके सामने एक बड़ा लड़का खड़ा कर दिया गया। और आपसे अगर पूछा गया आप और आपने अगर कह दिया कि मैं छोटा हूँ, और फिर तब तक हम आपके सामने एक छोटा लड़का, आपसे भी छोटा लड़का ला खड़ा कर दिया। तो क्या कहने का मतलब है कि हमको किसी से कंपेयर करने के लिए एक और वस्तु की ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज हम जो भी कंपैरिजन करेंगे वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो दो लोगों की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे, छोटे हो कि बड़े हो। जब दूसरा कोई आदमी आ जाएगा तो उसको देख के हम बता देंगे कि हम इनसे छोटे हैं कि बड़े हैं। उसी तरीके से पैरेलल लाइन है, उसमें दो लाइन की रिक्वायरमेंट होती है, या फिर एक एक्सिस होती है एक लाइन होती है, या तो एक तो एक्सिस हो या एक लाइन हो। तो पैरेलल लाइन की चार कंडीशन है, वो चारों कंडीशन हम पढ़ेंगे। क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन इज ऑलवेज कांस्टेंट। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा कांस्टेंट रहती है, मतलब इनवेरिएबल। इनवेरिएबल मतलब वेरी नहीं करती है, फिक्स्ड रहती है। वेरी नहीं करती मतलब क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, जैसे कि एक ये लाइन है, ठीक, और एक ये लाइन है। अब मैं कह दूं ये लाइन पैरेलल है कि नहीं, तो पहला पॉइंट क्या कह रहा था, पहला पॉइंट कह रहा था कि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो देखो इनकी बीच की दूरी क्या है, डी है। फिर क्या यहाँ पे भी दूरी डी ही है कि डी से कम हो गई है, क्या यहाँ पे भी दूरी डी है कि डी से कम हो गई है, तो आप कहेंगे कि डी से दूरी कम हो गई है, इसलिए पैरेलल लाइन नहीं है। तो पैरेलल लाइन के लिए क्या ज़रूरत है कि दो रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा कांस्टेंट होनी चाहिए। जैसे कि ये देखो हर पॉइंट पे दूरी क्या है, डी है, यहाँ पे भी डी है, यहाँ पे भी डी है, यहाँ पे भी, हर जगह डी है। ठीक, जैसे रेल के पटरियाँ होती हैं, उनके बीच की दूरी हमेशा कांस्टेंट रहती हैं। ठीक, अब दूसरा पॉइंट आते हैं, इसका क्या मतलब है, पैरेलल लाइन नेवर मीट। दो पैरेलल लाइन अगर हैं वो नेवर मीट मतलब कभी भी नहीं मिलती हैं। मीट को एक और शब्द से कह सकते हैं, क्या, इसको इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट मतलब होता है काटना या आर पार करना, प्रतिच्छेदित करना। पैरेलल लाइन नेवर मीट या नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। दो रेखाएं जो पैरेलल हैं वो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं। आप खुद ही सोचिए कि ये रेखाएं अगर तुम कितनी भी बढ़ा लो, कितना भी लंबा बना लो, दूरी अगर हमको कांस्टेंट रखनी है तो ये रेखाएं कभी भी आपस में मिलेंगी, कभी नहीं मिलेंगी। अगर मिल रही हैं तो इसका मतलब दूरी उनके बीच हर पॉइंट पे कांस्टेंट नहीं है, वो दोनों लाइन पैरेलल नहीं है। पैरेलल लाइन की यही कंडीशन है कि दूरी उनके बीच में हमेशा कांस्टेंट रहनी चाहिए और वो कहीं पे आपस में मिलनी नहीं चाहिए। ठीक, तीसरा पॉइंट क्या है, एंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइन इज ऑलवेज जीरो। अगर दो लाइन पैरेलल हैं एक दूसरे के तो उनके बीच में कितना एंगल बनता है, जीरो। जैसे ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ठीक, तो इन दोनों L1, एक लाइन L1 है एक लाइन L2 है, तो L1 L2 पैरेलल हैं तो इनके बीच कितना एंगल बनेगा, जीरो। ठीक, या फिर एक ऐसे बोल दिया गया, ये Y है ये X है, एक लाइन में ऐसे खींच दिया, ठीक, तो ये लाइन किसके पैरेलल है। अब आप कहेंगे कि पैरेलल बताने के लिए हमको दो लाइन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन मैंने एक चीज़ और यहाँ पे लिखा कि पैरेलल लाइन बताने के लिए दो लाइन की रिक्वायर होती है, या फिर एक एक्सिस एक लाइन, एक एक्सिस भी और एक लाइन, ऐसा भी हो तो भी चल जाएगा। तो यहाँ पे ये वाली एक्सिस एक तो है लाइन का काम करेगी, ये वाली एक लाइन हमारी पहले से है,
तो ये लाइन किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यानी ये लाइन एक्स एक्सिस से कितना कोण बना रही है? 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि दोनों पैरेलल हैं। ठीक, अब आगे आते हैं। अब चौथा पॉइंट क्या है? इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, अगर दो लाइन पहले से पैरेलल हैं, मतलब 0 डिग्री बना रही हैं, देन एंगल मेड विथ एक्स एक्सिस बाई बोथ लाइन विल बी सेम, मतलब दोनों लाइन के द्वारा बनाया गया एंगल एक्स एक्सिस से सेम होगा। जैसे आपको लगता होगा कि पैरेलल लाइन हमेशा कैसी रहती हैं? ऐसी सीधी रहती हैं। ऐसा नहीं है, पैरेलल लाइन ऐसी भी तो हो सकती हैं। देखो ये और ये, क्या ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है? पैरेलल हैं। इनके बीच की दूरी जो है कांस्टेंट है कहीं भी किसी पॉइंट पे, और इनको बढ़ा के आप देख लीजिए कहीं भी नहीं मिलेंगी आपस में, ऐसे बढ़ाते चले जाइए। तो कहने का मतलब क्या है? कोई ज़रूरी नहीं है कि पैरेलल लाइन के लिए सीधी ही रेखा हो, वो किसी एंगल पे भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये एंगल जो मैं बता रहा हूँ, ये एंगल एक्स से सेम होगा। ये अगर एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो हमने देखा क्या कि ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, लेकिन ये लाइन एक्स एक्सिस पे कुछ कोण बना रहे हैं। देखो ये, तो ये लाइन एक्स एक्सिस से जितना कोण बनाएगी उतना ही कोण ये लाइन भी एक्स एक्सिस से बनाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों पैरेलल हैं। ये फोर्थ पॉइंट में लिखा गया कि यदि दो रेखाएं पैरेलल हैं तो उनके द्वारा एक्स एक्सिस पे बनाया गया कोण समान होगा। ये चौथा पॉइंट जो है कि अगर दो लाइन्स पैरेलल हैं तो उनके द्वारा बनाया गया कोण एक्स एक्सिस पर समान होगा। ठीक, अब आगे आते हैं। अब यही कंडीशन मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। शॉर्ट में, इन शॉर्ट क्या होगा? डी कांस्टेंट होना चाहिए, यानी दूरी उनके बीच की कांस्टेंट होनी चाहिए। नेवर मीट टू ईच अदर, अपने आप में का वो दोनों कहीं नहीं मिलनी चाहिए। फिर जीरो एंगल मेट टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे पे जीरो एंगल बनाती हैं। फिर सेम एंगल सबटेंड विथ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से दोनों समान एंगल बनाती हैं। जितना एक बनाएगी दूसरा भी एक्स एक्सिस से उतना ही एंगल बनाएगी। अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ये क्या पैरेलल लाइन है? तो आप ऐसे ऐसे देखेंगे कि हाँ इनके बीच की दूरी कांस्टेंट है, और बढ़ा के भी देख लेंगे तो देखेंगे कि ये कहीं नहीं मिल सकती, बढ़ाते जाइए। तो ये पैरेलल हैं, यस, ये पैरेलल हैं कि नहीं? तो आप देखेंगे दूरी यहाँ पे क्या है? कम है, ज़्यादा है, यहाँ पे दूरी कम है। और अगर आप बढ़ा के भी देखेंगे तो एक जगह ये मिल जाएंगे। अगर मिल गई तो इसका मतलब क्या हो गया? ये पैरेलल नहीं है। ठीक, अब यहाँ पे आते हैं, ये पैरेलल है कि नहीं? तो आप इसको भी पाएंगे कि दूरी हमेशा कांस्टेंट नहीं रह रही, इसलिए पैरेलल नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों की लेंथ बराबर हो। देखो यहाँ पे एक पॉइंट भी लिखा है, लाइन की कोई भी फिक्स्ड लेंथ नहीं होती है कि वो इतना ही लंबा होगा। ठीक, अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम जितना भी लाइन को बढ़ा सकते हैं बढ़ाइए। अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है कि लाइन छोटी है तो आप बढ़ा लीजिए। अब एक पॉइंट और भी लिखा है, क्या है? ये नोट पॉइंट 2 है, ये इम्पॉर्टेंट है। नोट पॉइंट 2 क्या है? किसी भी लाइन की लेंथ बढ़ाने या घटाने से एंगल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एंगल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो आप चाहे इनको इनफाइनाइट तक खींच डालेंगे, पैरेलल ही रहेंगी। ठीक, उनके बीच में कोण 0 डिग्री ही हमेशा बना रहेगा। ठीक, अब यहाँ पे आते हैं आगे। एक लाइन L2 है, एक लाइन L1 है। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। अब मैं क्वेश्चन क्या पुटअप कर रहा हूँ कि L1 किस एक्सिस के पैरेलल है? L1, तो देखेंगे ये L1 है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल, इनके बीच की दूरी जो है हमेशा कांस्टेंट रह रही है। अब आप कहेंगे ये L1 एक्स एक्सिस तो इतना बड़ा है। तो मैं बोला ना कि जितना भी आपको ज़रूरत पड़ती है उतना आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और एक पहले लेक्चर में भी बता दिया कि एक्स एक्सिस की भी लेंथ कोई फिक्स नहीं होती, छोटी बना दीजिए चाहे और भी बड़ी बना दीजिए। ठीक, अब L2 लाइन है, L2 किसके पैरेलल है? वाई एक्सिस की। ये L2 है,
ये वाई एक्सिस के पैरेलल है। इन दोनों के बीच की दूरी जो हमेशा कांस्टेंट रहने वाली है। तो L2 पैरेलल, ये पैरेलल का क्या होता है, सिंबल होता है। मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट समझ जाएंगे। L2 पैरेलल किसके है, y के, ठीक। और L1 किसके पैरेलल है, x के, ठीक। अब एक और ग्राफ देखते हैं, y और x एक्सिस है, ये L1 लाइन है, ये L2 लाइन है। तो L1 और L2 दोनों लाइन एक दूसरे के क्या है, पैरेलल हैं। क्यों, क्योंकि इसको आप बढ़ाते जाइए, इसको बढ़ाते जाइए सीधा, ये कहीं नहीं मिलेंगी, नीचे बढ़ाते जाइए, कहीं नहीं मिलेंगी आपस में। क्यों, क्योंकि इनके बीच की दूरी जो है हमेशा कांस्टेंट है। तो इन दोनों लाइंस के बीच की क्या एंगल होगा, इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल क्या होगा, 0। लेकिन ये लाइन एक्स एक्सिस से कोण बना रही है, ये लाइन भी एक्स एक्सिस से कोई कोण बना रही है। तो ये लाइन एक्स एक्सिस से जितना कोण बनाएगी उतना ही कोण ये लाइन भी बनाएगी, ठीक। तो हम यहाँ पे 4 पॉइंट समझ चुके हैं कि दो लाइंस अगर पैरेलल हैं तो जो पहली लाइन एक्स एक्सिस से कोण बनाएगी, दूसरी लाइन भी एक्स एक्सिस से उतना ही कोण बनाएगी। लेक्चर बहुत ये वाला लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर इसके बाद से मैं रिकॉर्ड करता हूँ, लेकिन आप लोगों के क्वेश्चन में पूरे क्लियर करवाऊँगा। आप लोग बस यही है कि थोड़ा पेशेंस बना के रखिए। मैं आप लोगों को बेसिक से बताना चाह रहा हूँ, ये नहीं कि आपको मैं क्वेश्चन सॉल्व करा दूँ फिर नया क्वेश्चन कुछ मिल गया तो आप अपने सॉल्व ही ना कर पाएँ। क्योंकि क्या होता है, टीचर लोग वही पढ़ाते हैं जो प्रीवियस ईयर में आ चुका होता है। अगर जैसे मान लेते हैं वो कुछ ऐसा चीज़ है जो नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन अगली साल वो आ गया तो वो भी पढ़ाने लगेंगे। तो आप इस तरीके से पढ़िए कि क्या आ सकता है, इसलिए बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।